अपनी जान के दुश्मन को अपने जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपनी घर का रोशनदान कहते हैं, अपनी घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय सभापति महोदय, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मेरे प्यारे दोस्तों और सारे छोटे बड़े भाई बहनों, मैं इस विद्यालय में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्री खिराती आप सबको आज स्वतंत्र दिवस की बधाइयाँ देकर मैं मेरा कुछ विचार आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। आज़ादी का असली मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमने स्वतंत्र भारत पर जन्म लिया है। यूँ तो आज़ादी का लॉ 1857 में ही चल चुकी थी, जब 8 साल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराए। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत की उदाहरणों से ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगते बासंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों पे टोले उमड़ आते थे और उनकी वंदे मातरम की नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपना देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 की युद्धों में अपनी सुहाग गवा देने वाला एक औरत जब घर का हालत ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे वालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरी जिस्म की ही कई बोटियाँ चली गई। आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, पर मेरे घर के तो रोटियाँ ही चली गई, मेरे घर के तो रोटियाँ ही चली गई। पाली हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को दुश्मनों के धज्जियाँ उड़ाने के लिए भेज देती है और पत्र लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, पुत्र मेरी ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपना देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्ति। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही ये देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति, तो मैं पूछना चाहूंगी, ट्रैफिक में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेचता है, तो क्या आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने में मजबूर किया है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपनी समाज, अपनी परिवार, अपने राष्ट्र के लिए जो समर्पण का भाव है, उसे ही कहते हैं हमारे देश में। और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान ही हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, नहीं तो एक कब्र भी तेरी है और एक कब्रिस्तान भी तेरा है। एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बात होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे हुए लोगों के जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेके अपनी लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपनी राष्ट्र, अपनी समाज, अपनी देश की आशाओं को पाने रखने की, आज वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों की घर्षण मात्रा से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज कहीं भारत के भविष्य को तबाह कर रखा है। हमने एक ऐसे समाज में जन्म लिया है जहाँ महिला सुरक्षा के मामले में हम 4था नंबर पर आते हैं। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के चुके ना तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान दे के किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। एक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है कि कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होता है। लेकिन बदकिस्मती है इंसान पैदा नहीं होते, बल्कि मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है।
जो राष्ट्र निर्माण के लिए तो सिर्फ अच्छे इंसान की जरूरत है, सिर्फ अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और सरकार भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक शैक्षिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है कि जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला नालंदा दे करके विश्वधारी शिक्षा की बुनियाद रखा, आज विश्व की 100 शैक्षिक विश्वविद्यालय में हमारे एक विश्वविद्यालय खड़ा नहीं पाता, जहाँ एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT की जैसे शिक्षा अनुष्ठान के स्थान है, वहाँ दूसरी और इस देश के गरीबों को बेरोजगारी के जमात पर खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान की झुंझुना पकड़ा दिया है। इस सभी शैक्षिक बीमारी का केवल एक ही कारण है कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह लोगों के लिए बनती है, एक पहले जो विद्वान है, दूसरी जो धनवान है। इस तरह की कई गजब की बीमारियां हैं और इन बीमारियों की जो जड़ है ना, वो है हमारी अंधविश्वास। और मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिर जा जाकर नारियल फोड़ कर रिश्वत लगाता रहेगा, अपनी जाति अपनी धर्म को ऊंचा मानकर दूसरी जाति का अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगी और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी राष्ट्र निर्माण तब संभव हो पाएगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। हमारी राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति का संरक्षण नहीं, समाज के सशक्तिकरण की बात करेंगे। हमारी राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक जवान हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारी राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब का बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। हमारी राष्ट्र निर्माण तब तक संभव हो नहीं पाएगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से कठिन, चरित्र रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से विवाद, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा और शैक्षिक मान मूल्य के आंकड़ों में जीर्ण पैबंद में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं छोटी छोटी पत्थरों से लगा करती है। आई एम बीइंग एन इंडियन, आई एम बीइंग ए स्टूडेंट, आई एम बीइंग ए सिंपल डॉटर ऑफ दिस मदरलैंड, फील बी प्राउड टू बी एन इंडियन। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी हमारी सुरक्षा के लिए सड़क पर दिन रात खड़ा हर उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन, किसान और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज इस मंच पर कुछ जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहना चाहूंगी कि हमारे राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब, मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं कि हमें आगे ले जाएगी, ये हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। अब तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। भारत महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिल में बुलंद तो पाकिस्तान भी एक दिन जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।